नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। जी जी। सर बहुत कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि करोड़ों रुपया आज भारत का डूब गया। रविवार के दिन अगर वर्किंग डे में होता डूबता तो अच्छा लगता। कम से कम कार्य का दिवस था। आज छुट्टी के दिन बजट प्रस्तुत करके एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया, एक इतिहास रचा गया है। जी मैं जी जी। भूमिका नहीं कुछ बनाऊंगा। क्या है ऐतिहासिक इसमें? ऐतिहासिक ये है कि ये इस साल का बजट है बस। हर साल का बजट ऐतिहासिक है। आप पिछले अगर हमारे न्यूज चैनलों को देख लें तो जब से ये सरकार आई है हर बजट ऐतिहासिक है। और हो ये रहा है कि जनता जो है और समाज जो है वो प्रागैतिहासिक हो जा रहा है। इनके बजट तो ऐतिहासिक आ रहे हैं, समाज प्रागैतिहासिक हो जा रहा है। वो पीछे चला जा रहा है। जो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, यानी बहुमत आबादी है, 90% लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे एक जनरल ग्रोथ हर साल उनकी होती है महंगाई वगैरह की, उसमें सरकार अपने टैक्सेस में ग्रोथ कर लेती है। जो फैक्ट्रियों से बने सामान हैं उसमें वो ग्रोथ कर लेते हैं। किसान नहीं कर पाते हैं, बहुत थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो पाते हैं। मजदूर भी थोड़ा बहुत ही बढ़ा पाते हैं, बार्गेनिंग बल की बेरोजगारी ज्यादा है तो वो बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो इन बाकी लोगों की घटेगी। जो व्हाइट कॉलर जॉब है उनमें इंसेंटिव्स खत्म हुए जमाना हो गया है, उनमें कटौतियां हुई हैं ज्यादातर। तो सैलरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, जो पक्की नौकरियां थी वो कच्ची हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों से ये लगातार जो चल रहा है, एक्चुअली जो चल रहा है, तो उससे वो जो रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जो मतलब अंतर जो आ रहा है समाज में बहुत थोड़े हिस्से के बनाम बाकी हिस्से में, डिस्पैरिटी का जो मामला है, उसमें ही वृद्धि होने की ओर ये बढ़त है। सिर्फ एक चीज है, मैं वो देख रहा था, वो जरूरी था। मनरेगा को चूंकि हटा रहे थे, हटा रहे हैं, उसकी जगह जयराम जी आ रहा है, जी राम जी। तो मैं वो देखना चाह रहा था कि उसमें कहीं बजट में क्या है। तो एलोकेशन उसमें अभी ठीक है, एक संतोषजनक है। जो पिछले बकाए हैं उसको निपटाने के लिए 30,000 करोड़ रखा गया है। और करीब 95,000 करोड़ जो है इन्होंने नया एलोकेशन किया है। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मनरेगा खत्म हो जाएगी या उस जैसी कोई योजना नहीं रहेगी, तो मैं गांव में रहता हूं तो मैं समझ रहा हूं कि कितना हाहाकार मचेगा और कितनी कठिनाई होगी। तो लकीली वो चीज वही है, तो जो जिस हाल में है लगभग उस हाल में आसपास रहेगा। लेकिन किसी के जीवन में कोई संवर्धन होने की उम्मीद नहीं है। जो ये शेयर मार्केट वगैरह के खिलाड़ी थे उनके लिए चैलेंज आ गया है। इसीलिए वो आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उनका जो है एसटीटी आ जाने की वजह से, जिसको कहते हैं टैक्सेशन में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके आ जाने से एकाएक बाजार में, चूंकि बाजार में पिछले पूरे साल कोई जोश नहीं था डॉलर के अगेंस्ट, तो हमारा जो बाजार है उसने दुनिया के सारे बाजारों की तुलना में नुकसान दिया था। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर थे वो सब अपना अपना पैसा लेके बहुत बड़ी तादाद में हमारे मार्केट से भागे। तो जो आमद हुई उससे ज्यादा लोग लेके भाग गए। इससे क्या हुआ कि बाजार में डिसबैलेंस हो गया और लगातार मार्केट जो है डाउन है। डॉलर के टर्म में तो लोगों के लॉस हो गए हैं, एक्चुअली हानि हुई है ज्यादातर, जो भी उस कैलकुलेशंस में देख रहे हैं। और बहुत सारे अब नए एजेंट्स जो है नए ग्राहकों को या पुराने ग्राहकों को नई नई कथा पढ़ा रहे हैं कि आपको हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करवाते हैं। अब वो पता नहीं वहां क्या गले में लटकवाएंगे, लेकिन यहाँ इस समय शेयर बाजार में हाहाकार है, एक्चुअली उस धंधे में हाहाकार है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो शेयर वेयर निकाल रहे थे इस दौर में कठिनाइयों की वजह से, डाउन होने की वजह से, उनको सब एजेंट्स और सभी जो विशेषज्ञ हैं सब बता रहे थे कि बजट आने दीजिए, बजट में थोड़ा चढ़ेगा। सबको उम्मीद थी थोड़ा चढ़ने की, लेकिन जिस तरह का हाल हुआ है तो ये आप कह सकते हैं कि जो व्हाइट कॉलर मध्य वर्ग है और जो इस सरकार का बड़ा समर्थक भी है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी अपर कास्ट हिंदू की ही है, और तो वो जो है वही इस सरकार का सबसे बड़ा पैरोकार है, समर्थक है, पेंशनर्स हैं, अन्य हैं। उन्हीं की जेब से ये जो शेयर मार्केट में धकेला गया था उनको, बड़े म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, तो सबसे ज्यादा तो आप कह सकते हैं कि नुकसान उन्हीं का हुआ है, उन्हीं का हो रहा है। तो कुल मिला जुला के जो सीन है उसमें
ये सही है कि मैं अगर अर्थशास्त्र के टर्म में देखूं तो चूंकि देश की जो हालत इनकी कृपा से इस समय है, पिछले 11-12 साल में एक्चुअली ये भारी एक्सपोजर है इनका। ये सिद्ध करता है कि आर्थिक मामलों की समझ इस टीम में उस तरह की नहीं है जैसे दावे थे, बल्कि जो हमारा यूपीए का कार्यकाल था 10 साल का, उस कार्यकाल में हमारी आर्थिक हालत इनसे बहुत बेहतर थी। उनके दौर में भी बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन इनके दौर में जो झटका 19-20 में कोविड के जरिए लगा, 20 में पर्टिकुलरली, वो झटके से हम आज तक उबर नहीं पाए, या हम यूं कहें कि उस धरातल पे नहीं आ पाए। जो कुछ आंकड़े इनके आते हैं उस पे चूंकि हमेशा हमारे बहुत सारे जो आप ये कह सकते हैं ऐसे अर्थशास्त्री जो सरकार परस्त नहीं है, वो बड़ी चिंताएं व्यक्त करते हैं, और उनमें कोई इधर उधर के लोग नहीं, खुद इन प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके, इस देश के आर्थिक सलाहकार रह चुके लोग शामिल हैं, पुराने वित्त सचिव शामिल हैं जो इन्हीं के जमाने में रहे। उनका सबका कहना है कि इन आंकड़ों में हेराफेरी है इसमें, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अभी भी वो बीजेपी के ही मेंबर हैं, वो तो कहते हैं कि ये 2-3% की ग्रोथ है। प्रोफेसर अरुण कुमार भी इसको वही 2.5% से 3% बताते हैं। तो ये सब स्थितियां हैं फिलहाल। पहली नजर में यथा स्थिति जो पिछले साल था लगभग वैसा ही है, कोई इसमें वो नहीं है, कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिला है। कुछ नुकसान हुए हैं जो रेगुलर हो जाते हैं हर साल दर साल, जैसा मैंने कहा कि औद्योगिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके तो दाम बढ़ते हैं। जैसे आपने अभी, हम लोग जब ये कार्यक्रम आप शुरू करने वाले थे तो ऑफ द कैमरा आपने बताया था कि वो 40 किलो रह गया है खाद का बोरा जो 45 किलो का था। इस तरह की कटिंग्स होंगी, जैसे कोई सामान 200 ग्राम या 250 ग्राम मिल रहा होगा, हमें आपको पता नहीं चलेगा, हम आप सोचेंगे कि चलिए 12 रुपए में ये सामान है, लेकिन उसमें ग्रामेज घट जाएगा, पता चला वो 200-250 की जगह 220 ग्राम हो गया, तो 30 ग्राम की कटो। इस तरह की चालाकियां करेगा बाजार हमसे, और हमें पता नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हम जहां थे वहीं हैं, लेकिन सच्चाई है कि हमारे नीचे से जमीन थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ सर, पहले भी इसमें हुई थी कि पहले 1 किलो के हिसाब से दूध मिलता था, फिर वो लीटर से मिलने लगा और हमसे 50 ग्राम की सीधी सीधी कटौती कर ली गई। बाद में फिर वो 900 ग्राम पे आ गया है, उस 900 ग्राम का ही मानक मान्य हो गया है और वो किलो और लीटर सब वही चलने लगा। लेकिन सर ऐतिहासिक बताया जाता है, लेकिन आज ऐतिहासिक टूट हुई है। चांदी तो 4.5 लाख तक गई और वो आज 2,60,000 पर आ गई सिंगल डेज में सर। जी जी सोना जी, 30,000 टूट गया है और अभी और टूटेगा, मैं निश्चित इस बात से हूं, क्योंकि चांदी एक्चुअली और एक्चुअली ये बढ़त इसलिए हुई थी कि पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता है। जो एशिया के बाजार हैं उसमें हमारा मार्केट सबसे ज्यादा डाउन है, तो हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्ट करने आएगा नहीं। डॉलर हमारे यहाँ, डॉलर आज की तारीख में सारी इकोनॉमी जो है, सारी जो करेंसीज है दुनिया की, उनके सामने कमजोर पड़ रहा है। सिर्फ भारतीय रुपया है जिसके सामने वो पहलवान बना हुआ है, और न सिर्फ पहलवान बना हुआ है, लगातार हमको पटखनी देता जा रहा है, 92 से ऊपर चला गया है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इनकम है, मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए थे आज से 5 साल पहले, और उस समय डॉलर जो है 82-83 रुपए था, तो जो वैल्यू हमारे उतने डॉलर 2 लाख रुपए में आ रहे थे, आज मान लीजिए हमारे पास 2.5 लाख हो गए वो, लेकिन ये जो 82-83 था उसकी जगह अभी 92-93 हो गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ है, इतनी हमारी बढ़त नहीं हुई, लेकिन वैल्यू में उतनी कमी हो गई। ये जो फर्क आ रहा है, इसने भारतीय मध्य वर्ग को, भारतीय समाज को और अर्थव्यवस्था को भी कड़ी चुनौती पेश कर दी है। सच्चाई यह है कि हमारी बहुमत आबादी की आय घट रही है या स्थिर हो गई है, ज्यादातर की तो घट रही है, बहुत थोड़े से कह सकते हैं कि उनकी बची हुई है, स्थिर है, और बहुत ही थोड़े हैं 10% जो आबादी के हैं जिनकी कथित तौर पर बढ़ रही, कथित नहीं, जिनकी बढ़ रही है, आंकड़ों में हमारे वो सामने आता है। जी सर, वित्त मंत्री ने एक बड़ी बात की, जो अभी आपने कहा कि यूपीए की सरकार में ग्रोथ थी। अगर कुछ 19-21 होता था तो वित्त मंत्री, वित्त विभाग के अधिकारी सब उस पर सर्च करते थे कि कैसे डेवलप करें, और उसका आपने सब देश ने देखा कि 2004 के बाद जिस स्थिति में देश मिला, उस स्थिति के बाद जब 2008 के बाद या 2009 के बाद यूपीए 2 आई, तो हर हाथ को काम मिला था, हर जेब में पैसा था, कोई बेहद परेशान नहीं था। लेकिन आज हर हाथ में काम नहीं है, हर हाथ में पैसा नहीं है।
इसके बावजूद निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सदन में कहा कि मैं मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री नहीं बनना चाहती हूं, मुझे नहीं बनना उन जैसा। बड़े स्माइली ढंग में कहा कि जैसे किसी को इंसल्ट करने की पर्पज से। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कांग्रेस के लोगों को बेइज्जत करके, उनके ऊपर छींटा कसी करके देश चलाया जाएगा? बाकी देश के अंदर के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात आए तो नेहरू को घेर लो, कोई बात आए तो इंदिरा को घेर लो, कोई बात आए तो राजीव को घेर लो, बच जाए तो राहुल को घेर लो, और भी बच जाए तो प्रियंका को घेर लो। इसी से चलेगा देश। ये वैसे एक राजनीतिक कलाकारी होती है, और इसमें हमारे मोदी जी तो सिद्धहस्त हैं। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मनरेगा की स्कीम में इसलिए रखूंगा कि आपका दिखाने, तब उस समय तो मनमोहन सिंह जी जिंदा थे। बाद में पता चला मनरेगा बंद कर देंगे तो इनको क्या होगा, ग्रामीण आबादी में वो सब लोगों ने समझा दिया हिंदी में। तो देखिए 11-12 साल चली, अब भी चलेगी, रंग बदल के, रूप बदल के, कुछ कटौती करके, कुछ कलाकारी करके, घूम फिर के वही सब। कोई ऐसी फाइल नहीं है जो इन्होंने नए सिरे से बनाई हो, कोई ऐसी योजना नहीं है जो इनकी यूनिक आई हो। टेक्नोलॉजी के विकास से आ देश गई है में सर एक नई फाइल। मैं सर रोक दिया आपको, एक एपिस्टीन नाम की फाइल आ गई है। अरे चलिए उसको रहने देते। खैर, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब, बल्कि उस जमाने में जिन चीजों को गलत समझ के रख दिया गया था, जैसे नोटबंदी, उनको उखाड़ के इन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे एक बहुत बड़े हिस्से को जो एमएसएमई का है उसको चौपट कर लिया। कुछ और बातें कर ले इस बजट से संबंधित। पुश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है और फिस्कल पॉलिसी को लेके है। फिस्कल पॉलिसी ये है कि जितना इन्फ्लेशन हमारा होता है और हमारी जो आय है, और हम जितना हमें कर्ज का ब्याज व्याज चुकाना पड़ता है, उसके लिहाज से हम अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि इनमें जो अंतर है वो ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो कोई भी देश फिर बुरी तरह से टूट जाता है, जैसे पाकिस्तान वगैरह में हुआ था। उस मामले में सरकार एक कठोर रवैया इसका है लगातार ही। ऐसी परिस्थिति में ये रवैया आर्थिक लिहाज से ठीक है, लेकिन आंकड़े सही हो तब। अगर आंकड़े गड़बड़ है तो इस सारी कलाबाजी का कोई मतलब नहीं आएगा और वो मध्यवर्ग की जेब कटी जानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्होंने कहा है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना रहे हैं और ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर इसके लिए करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रेलवे में नया काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों वड़कों पे काम हो रहा है, लेकिन वही है कि हम जो कर्ज ले रहे हैं उसके बारे में इन्होंने एक दावा किया है कि जो हमारा जीडीपी के बरक्स कर्ज का रेशियो है वो करीब 56% कुछ था हमारा, उसको 55 कुछ लाने की कोशिश है। चलिए, हम शुभकामना भी कर सकते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि कर्जदारी की हालत ऐसी ना हो जाए कि हम डिफॉल्ट पे पहुंच जाए, जैसे पाकिस्तान पहुंच गया था। क्योंकि राजनीतिक रूप से हमने उन्हीं को अंगीकार कर लिया है, जो कुछ वो करते रहे वही अब हम कर रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी अगर वैसा ही कुछ हो गया तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो ये सब हम ले सकते हैं। दावा है कि एमएसएमई को इंसेंटिवाइज करेंगे, लेकिन आंकड़े उसके बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरे जो आय के स्रोत हैं लोगों की आय के, उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकों में थोड़ा दबाव है, क्योंकि जमा नहीं आ रही है। बचत का पैसा जो है लोग बैंकों से निकाल के बाहर जा रहे हैं और छटपटा रहे हैं, चूंकि कोई सोना खरीद ले रहा है, कोई शेयर मार्केट में जाके फंस जा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में फंस जा रहा है। अब जब वो टूटा है तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि, जैसे मैं ही आज सवेरे से सोच रहा था, जो थोड़े बहुत शेयर वेयर का पैसा है, कि इसको कहाँ रखें, क्या करें। अब बुढ़ापे में जो थोड़ा बहुत होता है, आदमी सोचता है यार इधर से 2 पैसे आ जाए, उधर से जाए, इधर गया था आदमी वहां रोने लगा, लौट के। अब तो ये सबको ये कठिनाई इस बजट ने आज के दौर में मिडिल क्लास के लिए चैलेंज किया है कि जो वो बचत का पैसा बैंक में नहीं रख रहे थे, बैंक भी घटाते चले आए हैं, जो भी फिक्स पे देते थे, तो कहाँ जाएं। सच्चाई है कि ऑप्शंस नहीं है और हमारी आय कम होती जा रही है। यानी हम जब रिटायर मान लीजिए हुए और सोच रहे थे कि इतने पैसे में हमारा खर्च चल जाएगा, अब उस पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है साल दर साल, और रुपया के टूटने के साथ इस साल में भी कम ही होगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ये है। मैन्युफैक्चरिंग के पुश की बात की गई है, ये ऑलरेडी 16.67% मनमोहन सिंह जी छोड़ गए थे हमारे जीडीपी का, ये घट के 13-12 पे आ चुका है। तो आंकड़े तो नहीं दिए गए, पुश की बात की गई है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 40,000 करोड़, रेयर अर्थ कॉरिडोर और इस तरह से बड़ी बड़ी बातें हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट। चलिए, कुछ हो अगर देश में तो हमें उससे क्या ऐतराज है, खुशी है। लेकिन
सबसे बड़ी बात एक इंडिविजुअल के तौर पे सोचने में यही होता है कि जो भी हमारी मुट्ठी में है वो उसकी कीमत जब ये बजट का इम्प्लीमेंटेशन होके अगले बजट में हम पहुंचेंगे क्या उतनी ही रह जाएगी जितना आज हमारे हाथ में है, क्योंकि जो हमारे हाथ में पिछले साल 25 में था उतना अब नहीं बचा है। ये एक समस्या हमारे सारे मध्य वर्ग के सामने चुनौती के तौर पर इस बजट में भी खड़ी है और पिछले सारे बजटों में वो खड़ी होती रही है, जो 17 के बाद से उन्होंने उल्टी गिनती हमारे यहाँ शुरू कर दी थी जब नोटबंदी हो गई थी। और जब तक एमएसएमई नहीं संभल के आता, क्योंकि उसके सारे आंकड़े बहुत ही खतरनाक हैं, तब तक हम हमारी जो अर्थव्यवस्था जैसी है उसमें बहुत जादू नहीं हो सकता। फिर बड़ी इंडस्ट्री से जो कि बहुत कुछ आ भी नहीं रही है, एक दो जगह में अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, जैसे एप्पल हमारे यहाँ चला आया असेंबली करने, तो हमारे पास एक एक्सपोर्ट का बड़ा, चूंकि एप्पल के ज्यादातर फोन अमेरिका में जो जा रहे हैं वो भारत में असेंबल होके जा रहे हैं, तो उससे हमारे को थोड़ा सा एक बूस्ट, हमारे जो एक्सपोर्ट वाला रिकॉर्ड है उसमें आंकड़ों में बड़ी वृद्धि हमें नजर आ रही है। हालांकि एप्पल के वो सारे पार्ट चीन से बन के आ रहे हैं जो यहाँ असेंबल हो रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन चलिए, जो नहीं था उस क्षेत्र में कुछ हुआ, इस तरह की चीजें थोड़े बहुत साहस देती हैं, उस लेवल तक ही है मामला। कोई बहुत न मतलब इसमें कुछ जोश नहीं है कुल मिला जुला के इस बजट में, और इसीलिए बाजार का ये स्वरूप आपके सामने। सर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं आया, हर बार आता था। क्या चुनाव नजदीक नहीं है कोई फिलहाल लोकसभा वगैरह का, तो इसलिए, या कोई और वजह? नहीं, देखिए, चुनाव तो नजदीक है। जो जिस चीज पर कम बात हो रही है वो है राज्यों की जो फिस्कल हालत है। वो सेंटर की तो ठीक इन्होंने करने की कोशिश की है और उस पर रुके हुए हैं, लेकिन राज्यों की तो हालत बहुत खराब है। और छोटे राज्य, ऐसे राज्यों ने जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, जैसे बिहार वगैरह, इन लोगों ने पैसे उड़ाए बहुत हैं, जैसे 10-10 हजार रुपए बांट दिए अभी चुनाव लड़ने के लिए। और जगहों पे भी इस तरह से लालचीज गई हैं। इसको लेके बात भी की गई थी अभी, जो नोट आया था इसके पहले, जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें। इस सब पर अभी बहुत क्लियर कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति के लिए हमेशा इस तरह के शॉर्टकट्स ये लोग इस्तेमाल करेंगे। वो जो अर्थव्यवस्था पे जोल झटका देते हैं, जैसे कहा जाता है जोल, तो वो चीज अदृश्य है कि उसका क्या होगा। वो लग रहा है वो ऐसे के वैसे रहेगा, हर चुनाव में फिर कर्ज लेके और लोग रुपया बांट के चुनाव जीत लिया करेंगे, और फिर अर्थव्यवस्था राज्यों की उसी तरह से दिवालिया होने की ओर बढ़ती रहेगी। ज्यादातर राज्यों की हालत यही है कि किसी तरह से अपना वेतन और पेंशन दे पा रहे हैं, बल्कि उसमें भी कई जगह कई बार कई स्तरों पे कटौतियां हो रही है। नई भर्तियां बंद हैं, तो रोजगार नए नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा जो भी डिविडेंड कथित तौर पर था कि हमारे पास बहुत नौजवान है, हमारी नौजवान आबादी है, उसका उपयोग तो नहीं है ना। उसका उपयोग बजरंग दल बनाने में और दंगा कराने में अगर सोचते हो, या चुनाव जितवाने में, तो मान सकते हैं कि है। बाकी देश की अर्थव्यवस्था में या समाज के विकास में या उनके खुद के आर्थिक विकास में उसका कोई रोल उनके परिवार में हमारे सामने इस बजट में रोशनी नहीं डालता। सर, तो क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी तो फिर क्या भारतीयों के सर पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा? जैसे मनमोहन सरकार में जो कर्ज था वो चौगुना हो चुका है, तिगुना जी हो चुका है, तो जी। और बढ़ेगा या फिर इस बजट के बाद उस पर कुछ रोक लगती दिखेगी? बड़ा सर महत्वपूर्ण सवाल है ये। राज्यों के बारे में तो कुछ इस बजट में उस तरह से ओपन आया नहीं है। अब वो चूंकि ये तो पॉलिसी का मैटर है, इसमें तो जरूरी है कि सर्वदलीय बैठक करके तय किया जाए, क्योंकि इसमें सभी दलों के की ओर से गड़बड़ी शामिल है। जो जहां है वो इस तरह के ऑफर करता है, और जो जहां दे पाता है वो चुनाव जीत जाता है। अब जब ये फार्मूला मिल गया, जैसे दंगा भड़काने का एक फार्मूला आरएसएस के पास था, जहां दंगा करा लेते थे वहां आसपास वो जीत जाते थे, हिंदू मुस्लिम हो जाता था। अब वो पूरे देश को इन्होंने दंगा स्थल में बदल लिया है और चुनाव जीतते जा रहे हैं, लेकिन इससे देश और समाज का तो बहुत नुकसान हो रहा है ना। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था में भी है। अगर राज्यों के मुंह में खून लग गया है और वो इससे चुनाव जीत रहे हैं, और इसमें फिर एक से बढ़ के एक वाली प्रतियोगिता है और सभी दल शामिल हैं, तो अब वही है कि इस दौर में एक और समस्या, जो सबसे खराब बात है, कि ये सबको मिला जुला के, ये मतलब डेमोक्रेसी की आदत इनको नहीं है। इनको लगता है सिर्फ एक प्रधानमंत्री कार्यालय ही अंतिम जगह है, वहीं हर फैसले होंगे, उसी में सीमित रहेंगे, उससे बाहर कहीं दुनिया खत्म है। जब तक सबको आप नहीं शामिल करेंगे, लोकतंत्र में यही सब होता है।
ये जो सर्वदलीय फैसले लेने की हमारे पुरानी परंपराएं रही, वो सब इन्होंने तोड़ के खत्म कर दी और दुश्मनी राजनीति में दुश्मन की तरह से सब पेश आ रहे हैं। हर आदमी को देशद्रोही और ये सब बताना, ये सब पहले नहीं था। इस तरह से गड़बड़ियां ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले सब स्वर्ण काल था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनके दौर में वो बहुत तेजी से नष्ट हुआ है और बहुत ज्यादा नष्ट हो गया है। ये इन सब चीजों के खैर बजट में उस तरह से क्या उत्तर आएंगे, लेकिन फिर भी सरकार की नीयत नजर आती है कि वो चीजों के केंद्रीकरण के ही पक्ष में है। सर एक अंतिम सवाल बस छोटा सा, कितने नंबर देंगे अब आज के इस बजट को? प्रधानमंत्री ने कह दिया ये 2047 तक का बजट है, तो फिर 26 में क्यों प्रस्तुत कर दिया? मैं इसको कोई नंबर नहीं दूंगा। जो नंबर चला आ रहा है 11 साल से वही नंबर है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। नुकसान ही हुआ है, प्रयोग करते रहते हैं। ये जो प्रयोग इन्होंने एसटीटी का किया उसका नतीजा आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या नंबर दें इनको? कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बहुत हौसला बने, और मुझसे बेहतर तो वो लोग हैं जो इस बाजार को चला रहे हैं, वो चीजों को समझते हैं फाइनेंशियली, और उसका नतीजा हमारे आपके स्क्रीन के रिजल्ट में है। जी चलिए सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।